नमस्कार। मैं आपका ज्योतिष मित्र लक्ष्मीकांत तिवारी आपको अपने YouTube चैनल ज्योतिष बोध में स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब परिवार सहित सकुशल पूर्वक होंगे। मेरे द्वारा प्रतिदिन ज्योतिष पर आधारित कक्षाओं का आयोजन किया जाता है। यदि आप हमारी कक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर आप व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकते हैं, या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक दे दिया है। उस लिंक से आप हमारे समूह में शामिल हो सकते हैं। आइए चलते हैं, आज की विषय वस्तु हम लोग शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की विषय वस्तु। आज की विषय वस्तु है कि देशक्रांत कुंडली का फलादेश में उपयोग हम लोग कैसे करें। यदि कोई कक्षा में नया है और हमारे प्रतिदिन की कक्षा में शामिल होना चाहता है तो दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप कर कक्षा में कंटिन्यू हो सकता है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने अपने व्हाट्सएप समूह का लिंक भी दे दिया है, आप वहां से भी शामिल हो सकते हैं। तो कल की कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल की कक्षा में यही पढ़ा था कि अगर देशक्रांत कुंडली में, अब यहाँ पर यह देखा जाए कि इस कुंडली में जो यह D3 कुंडली है, इसमें चर राशि कौन कौन से हो गए? तो चर राशि 1, 4, 7 एवं 10। तो चर राशि में चंद्रमा एवं बुध है। चर राशि में कौन से ग्रह हैं? चंद्रमा एवं बुध है। उसके बाद में राहु केतु को भी लिया जा सकता है, राहु भी है, केतु भी है। उसके बाद में स्थिर राशि में देखा जाए कौन कौन से ग्रह हैं, तो स्थिर राशि कौन कौन से होते हैं? 2, 5, 8 और 11। स्थिर राशि में एक भी ग्रह इस देशक्रांत कुंडली में नहीं है। उसके बाद में जितने बाद बाकी जो 5 ग्रह बच गए वे सब कहाँ हैं? द्विस्वभाव राशि में, सभी द्विस्वभाव में हैं। तो द्विस्वभाव कौन कौन राशियां हो गई? 3 में शुक्रदेव, 6 में शनि एवं मंगल, शनि मंगल, 9 में गुरुदेव, 12 में सूर्यदेव। ये हो गए। तो अब यहाँ पर द्विस्वभाव का स्वभाव क्या है? द्विस्वभाव का क्या स्वभाव है? हम लोगों ने यह पढ़ा था कि चर राशि में बैठे हुए ग्रह का स्वभाव क्या होता है? तो नारद का स्वभाव होता है। स्थिर राशि में बैठे हुए ग्रह का स्वभाव अगस्त मुनि का स्वभाव होता है, एवं द्विस्वभाव राशि में बैठे हुए ग्रह का स्वभाव दुर्वासा मुनि का होता है। यही हम लोगों ने कल पढ़ा था ना? और यह इन सूत्रों को हम लोगों ने अपनी अपनी कुंडली पे लगाया था। तो लगभग कक्षा में जितने सदस्य थे सभी सदस्यों ने अपनी सहमति जताई थी कि यह सूत्र हम पर लागू हो रहा है। यही बातें हुई थी ना? जी गुरुदेव। अब यहाँ पर देखा जाए तो दुर्वासा स्वभाव का मतलब हो गया अत्यधिक क्रोधी, अत्यधिक क्रोधी स्वभाव हुआ। तो क्रोध क्या होता है? क्रोध का मतलब क्या है? वास्तविक परिभाषा क्या है क्रोध का? ये नहीं कि झगड़ा कर लेना, और भी उसके गुण होते हैं। अगर यहाँ पे सूर्यदेव बैठे हुए हैं 10वें भाव में, अपने मित्र राशि में बैठे हुए हैं, देशक्रांत कुंडली में मित्र राशि भी है इनकी, मित्र राशि में बैठे हुए हैं, लेकिन लग्न कुंडली के भी ये तीसरे भाव के स्वामी हैं, जो उग्र भाव के स्वामी हो गए, एवं
नवमांस कुंडली में भी दुर्वासा स्वभाव में बैठे हुए हैं। एवं लग्न कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं और दिग्बली होकर बैठे हुए हैं और दशम भाव के कारक भी हैं। अगर दशम भाव का फलादेश किया जाए तो इन तीनों स्थितियों को देखते हुए दशम भाव के फल कर्मों के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं इस व्यक्ति को। कुंडलियाँ तो हम लोग सॉफ्टवेयर से जनरेट करते हैं तो सभी कुंडलियाँ देखने को एक साथ मिल जाती है, मिलती है या नहीं मिलती है? जी गुरुदेव। तो अगर व्यक्ति का प्रश्न अगर कर्मों के सहारे हो, कर्म के लिए या दशम भाव से संबंधित प्रश्न हो, तो इसका उपयोग हम लोग कर्म में क्या करेंगे? तो यहाँ पर तो दुर्वासा मुनि का स्वभाव मतलब क्रोधी स्वभाव हो गया। तो दशम भाव पर यह स्वभाव किस प्रकार लागू होगी? क्रोध में व्यक्ति क्या करता है? बगैर सोचे समझे काम शुरू कर देना या बगैर सोचे समझे किसी को प्रत्युत्तर दे देना, क्रोध में यही व्यक्ति करता है ना। तो यह व्यक्ति कोई भी काम करता होगा तो बगैर सोचे समझे शुरू कर देता होगा। तो बगैर सोचे समझे कोई भी व्यक्ति कोई काम अगर शुरू करता है तो क्योंकि दशम भाव में सूर्य देव बैठे हुए हैं और सूर्य के साथ में बुध भी हैं, तो बुध देव तो जब सूर्य के साथ में हैं तो अस्त भी हो सकते हैं, न भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पर डिग्रियों के आधार पर सूर्य देव 5 डिग्री के हैं एवं बुध देव 17 डिग्री के हैं। 12 डिग्री का अंतर है, कुछ ज़्यादा डिग्री का अंतर तो हो गया, उतने अस्त नहीं माने जाएंगे, लेकिन हाँ फिर भी सानिध्यता तो है ना, बल तो समाप्ति हो जाता है। तो व्यक्ति काम किस प्रकार शुरू कर सकता है? यह ग्रह का स्वभाव जब लग्नेश जिस प्रकार जहाँ पे अवस्थित होता है उस प्रकार से व्यक्ति का स्वभाव हो जाता है, तो जो ग्रह है उसके अनुसार तो उस भाव के लिए फल देगा या नहीं देगा? देगा गुरुदेव। देगा। तो हम लोग ऐसे, यह व्यक्ति क्या कहेगा? यह व्यक्ति कहेगा कि हमारे किसी भी कार्यों में सफलता नहीं मिल रही है। तो कब कहेगा? तो जब सूर्यदेव की दशाएं चलेंगी तो क्या होगा? तो वही होगी स्थिति, व्यक्ति अपने बगैर सोचे समझे कार्य का शुरुआत करेगा। तो यह भी हो सकता है कि कार्यों में ज़्यादा नुकसान हो या उसका फल प्राप्त न हो, या जिस ग्रह की भी दशा चल रही हो उस पे सूर्यदेव की दृष्टि हो जाए। अगर चंद्रमा की भी अगर दशा चले तो चंद्रमा पर सूर्य की दृष्टि है, या जिस ग्रह की दशा चल रही हो गोचर बस सूर्यदेव का संबंध उनसे बन जाए तो भी समस्याएं। सूर्यदेव की डिग्री वैसे 5 है, तो इनका दूसरा स्वभाव क्या हो जाएगा? हम लोगों ने यह भी पढ़ा था कल की कक्षा में कि अगर नवमांस का पहला नवमांस का है देशक्रोन में, एक दो देशक्रोन के हम लोगों ने 3 भाग किए थे, पहला दूसरा तीसरा, यानी कि नवमांस के आधार पे, तो 10 डिग्री तक का एक होता है। दस डिग्री तक का पहला नवमांस हो जाता है, पहला देशक्रान हो जाता है। तो यह तो सूर्यदेव पहले देशक्रान में ही है और 5 डिग्री के हैं, तो देशक्रान को अगर 3 भाग करेंगे तो यह दूसरे भाग में आ गए ना। तो दूसरा भाग मानव का होता है और पहला भाव देव का होता है, दूसरा मानव का। ऐसे कह सकते हैं कि पहला भाव किसका हो जाता है? तो पहला भाग सात्विक हो जाता है, दूसरा राजसिक हो जाता है, तीसरा तामसिक हो जाता है। तो यह तो इसका स्वभाव भी राजा के जैसे हो गया, थोड़ी उग्रता भी आ गई।
तो इसके कार्यों में व्यवधान होगा या नहीं होगा? जी गुरुदेव। तो हम लोग इसको क्या उपाय कर सकते हैं, क्या सलाह दे सकते हैं? तो हम लोग इस व्यक्ति को ऐसे कह सकते हैं, हम लोग समस्याएं देखते हैं वर्ग कुंडलियों से, चाहे कहीं से भी समस्याएं देख लेते हैं, लेकिन उपाय हम लोग करते हैं लग्न कुंडलियों से। और यहाँ पर समस्या कहाँ से संबंधित उत्पन्न हो रही है? तो समस्याएं उत्पन्न हो रही है सूर्य देव से, और दशम भाव के लिए, कार्यों के लिए, क्योंकि हमारा प्रश्न ही कार्य भाव से संबंधित अगर हो तो दशम भाव में सूर्यदेव बैठे हुए हैं। हम ऐसे कहेंगे कि हाँ भाई, एक उपाय कीजिए, आप यह पहले बतलाइए कि जो आप काम, अगर कोई दूसरा व्यक्ति आपसे जो अधिक उम्र का व्यक्ति हो, जो पिता तुल्य व्यक्ति हो, उसकी बात अगर मानते हैं तो उस कार्यों में आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होता होगा, वह व्यक्ति कबूल करेगा भी। और आप अपने से फैसले ले लेते हैं, जल्दी से उस पर अनुपालन करते हैं, तो उसमें संभवतः आपको नुकसान होता होगा, तो वह व्यक्ति कबूल करेगा। तो जब व्यक्ति को एहसास हो जाएगा कि हाँ हमारा भलाई किस कार्यों में है, तो जब व्यक्ति वयस्क हो जाता है, अपने परिवार का पालन पोषण करने लायक होता है, तभी व्यक्ति काम करता है। तो जब उसको एहसास हो जाएगा तो वह अपने आदतों में सुधार भी लाएगा, और जब आदतों में सुधार लाएगा, स्थितियाँ उसकी वैसी सामान्य हो भी जाएगी। वैसे हमने यहाँ पर एक और योग देखा है, हम उन योगों को भी चर्चा हम कर देना चाहते हैं। वह योग क्या है? आप लोगों ने पुस्तकों में कहीं पढ़ा होगा या न पढ़ा हो तो हम यहाँ पर आपको वह दोहरा देते हैं। एक योग होता है कुंडली में, जिसे हम लोग दरिद्र योग तो नहीं कहते हैं, लेकिन उसी के बराबर योग एक माना जाता है। वह क्या होता है कि सूर्य से केंद्र में चंद्रमा हो तो स्थिति अच्छी नहीं होती। जितने सदस्य अभी कक्षा में उपस्थित हैं, वे सभी सदस्य देखें कि उनकी कुंडली में चंद्रमा कहाँ है, क्या सूर्य से केंद्र में है? इस उदाहरण कुंडली में, लग्न कुंडली में सूर्य से केंद्र में चंद्रमा है, यानी कि सूर्य से केंद्र का मतलब सूर्य के साथ में चंद्रमा हो, या सूर्य के चौथे भाव में चंद्रमा हो, या सूर्य के 7वें भाव में चंद्रमा हो, या सूर्य के 10वें भाव में चंद्रमा हो। तो उसके जीवन में के लगभग सभी क्षेत्रों में, चाहे पैसा हो, सवारी हो, गाड़ी घोड़ा हो, यश हो, सुख हो, धन हो, विद्या हो, बुद्धि हो, यानी कि जीवन के लगभग हर क्षेत्रों में कुछ न कुछ, कभी न कभी, अक्सर कमी ही देखने को मिलती है। क्या आप लोगों की कुंडली में, जिसके कुंडली में चंद्रमा केंद्र भाव सूर्य से केंद्र में है, तो उनके जीवन में ये समस्याएं कभी कभी देखने को मिलती है सामान्यतः, या नहीं? जी गुरु जी, मेरे अभी जो हम लोगों ने यहाँ पर चर्चा किया कि सूर्य से चंद्रमा अगर केंद्र में है तो समस्याएं देखने को मिलती है। कक्षा में उपस्थित लगभग कितने सदस्यों ने, कोई एक सदस्य बोल दे कि लगभग कितने सदस्यों ने अपनी सहमति जताई थी? 4 या 5, 6 या 2, 3? 5 सदस्यों ने। हो सकता है कक्षा में जो 15-20 सदस्य हैं तो 5-7 व्यक्तियों के ही कुंडली में चंद्रमा सूर्य से केंद्र में हो। ये कोई ज़रूरी थोड़े है कि सभी के सूर्य चंद्रमा सूर्य से केंद्र में ही हो, नहीं। तो ये हो, अगर यहाँ पे सूर्य पे किसी पापग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो स्थितियां थोड़ी ज़्यादा ही खराब होती है। इस उदाहरण को हमने अभी कहा कि यदि सूर्य से चंद्रमा केंद्र में हो तो जीवन के लगभग अधिक क्षेत्रों में, अधिकांशतः क्षेत्रों में कुछ न कुछ समस्याएं देखने को मिलती रहती है। जो कक्षा में उपस्थित लगभग कई सदस्यों ने इस बात पर अपनी सहमति भी जताई है। अब इसके बाद में, यह तो कर्म भाव से संबंधित हो गया।
दूसरी नंबर वाली बात हमने यह भी कहा है कि यदि इन दोनों पर सूर्य या चंद्रमा किसी पर भी अगर किसी शुभग्रह की दृष्टि पड़ रही हो तो स्थितियां कैसी होती है? स्थितियां थोड़ी अच्छी होती है, यानी कि उतने समस्याएं नहीं आती। तो क्या इस उदाहरण कुंडली में सूर्य पर किसी शुभग्रह की दृष्टि है? तो नहीं है। शुक्रदेव शुभग्रह हैं, उनकी दृष्टि नहीं है। गुरुदेव शुभग्रह हैं, गुरुदेव की दृष्टि नहीं है। सूर्य पर भी नहीं है किसी भी शुभग्रह की दृष्टि और किसी भी शुभग्रह की दृष्टि चंद्रमा पर नहीं। फिर यहाँ पर देखा जाए कि सूर्यदेव क्या बलवान स्थिति में हैं? तो सूर्यदेव काफ़ी बलवान स्थिति में हैं, अपने ही देशक्रांत में है। जब कोई भी ग्रह अपने देशक्रांत में होता है तो बहुत ही अच्छा फल देता है। नवमांश की बात करें तो सूर्यदेव की डिग्री यहाँ पर 5 डिग्री है और यह 12वीं राशि में है। तो नवमांश की अगर गणना करें तो 5 डिग्री के मीन राशि के कौन सा नवमांश होगा? तो मीन राशि का नवमांश कर्क से शुरू होता है, तो ये अपने नवमांश में भी हो गए। यानी कि मीन राशि अपने किस राशि के नवमांश में हो गए? तो 5 नंबर की राशि में, अपने स्वराशि के नवमांश में चले गए। इसको दूसरे विधि से भी हम लोग जान सकते हैं कि सूर्यदेव किस नवमांश में है। तो दूसरा विधि यह है कि यह कितने राशि को पार कर चुके हैं? तो 11 राशि को पार कर चुके हैं, यानी कि एक हर भाव में, हर राशि में 9 नवमांश होते हैं। तो 11 9 99 नवमांश से यह पार कर चुके हैं और इस राशि में दूसरे नवमांश में है। तो 99 + 2 कितना हुआ? 101 हुआ। 101 में हम लोग 12 से भाग दे देते हैं, शेष कितना बचा? 101 5 बचा। 5 तो 5 बचा। तो नवमांश में उनकी राशि 5वीं राशि हो गई, यानी कि सिंह राशि में सूर्यदेव हैं। तो यहाँ पर यह देखा जाए, किसी भी कायदे से हम लोग देखे जाने, कायदा हम लोगों को कोई एक जानना चाहिए, समझना चाहिए। तो सूर्यदेव अपने नवमांश में भी हैं, अपने देशक्रांत में भी मित्र राशि में ही हैं। तो सूर्यदेव यहाँ पर बलवान अवस्था में भी है और सूर्यदेव से केंद्र में चंद्रमा भी है। जीवन में तो उथल पुथल होनी ही है। सूर्यदेव पर देखा जाए मंगल की दृष्टि भी है, सूर्यदेव पर शनि की दृष्टि है और मंगल की युति है। तो खैर मंगल तो सूर्यदेव के मित्र हैं, परंतु मंगल की अपनी दृष्टि निजी तो नहीं है, मंगल शनि की दृष्टि से है और शनि मंगल में शत्रुता भी है। यहाँ पर मंगल जो है कमज़ोर है, शनि मजबूत है, क्योंकि शनिदेव अपने स्वराशि में है। देशक्रोण में भी देखा जाए तो शनि बुध देव के राशि में है। तो शनि और बुध की बात करें तो शनि और बुध क्या हैं? मित्र हैं या सम हैं। शनि बुध को अपना मित्र मानता है और बुध शनि को सम में मानता है। तो यहाँ पर मित्रवत हम लोग मान सकते हैं। लेकिन मंगल की बात करें तो मंगल बुध को अपना शत्रु मानता है और बुध सम में है। तो सम मित्र को अगर माना जाए तो मित्रता वाली बात आ जाती है, लेकिन सम और शत्रु की बात की जाए तो शत्रुता वाली ही बात होगी ना। जी गुरुजी। तो यहाँ पर शनि की स्थिति मजबूत है, मंगल की स्थिति कमज़ोर है। तो शनि देख रहा है सूर्य को, पापग्रह शत्रु दृष्टि से देख रहा है। गुरुजी मंगल उच्च के भी हुए थे। हम मंगल ऊंच के हैं, ठीक हैं। तो ऊंच के मंगल में तो प्रभाव अधिक हो गया, लेकिन यह कहाँ चले गए? अपने शत्रु राशि में आ गए ना, देशकोण में। और फलादेश हम लोग देशक्रोण के आधार मानकर कर रहे हैं। तो नवमांश की भी बात कर लेते हैं। तो मंगल देव की डिग्री 29 है, यानी कि अपने 9वें नवमांश में है। तो 9वें नवमांश में है तो यह क्या है? 9 राशि पार कर चुके। तो 9 9 81, 9 9 81 और 9
90, 90 में हम लोग 12 से भाग देंगे, कितना होगा? छठवें नवांश में। छठा नौमा, छठा राशि हो गया, तो बुध की राशि में चले गए। मंगल देव यहाँ पर 9वें नवमांश में है, तो किस राशि में है? तो 10 मकर राशि के है। तो मकर राशि का 9वां नवमांश कहाँ चला जाता है? किस राशि में जाता है? छठे में जाता है ना। जी। तो अपने शत्रु राशि में बैठकर अगर कोई नवमांश में उच्च का ही हो, भले लग्न कुंडली में उच्च का हो, लेकिन नवमांश में नीच का या शत्रु राशि में चला जाए, तो फल क्या उच्च के जैसा देता है? नहीं देता। तो यहाँ दिख तो रहा है, तो मंगल यहाँ पर जैसा दिख रहा है वैसा फल नहीं है। खैर वो वाली बात नहीं है, यहाँ पर तो शनि की बात कर रहे हैं हम लोग, जो योग पढ़ रहे हैं उस पर हम लोग चर्चा करें। तो शनि की दृष्टि सूर्य पर पड़ रही है, शत्रुवत दृष्टि पड़ रही है, सूर्य भी खराब हो रहे हैं। किसी भी ग्रह पर, चंद्रमा या सूर्य पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं पड़ रही है, जिसके कारण हम लोग क्या कह सकते हैं, इसके जीवन में हमेशा ही कुछ न कुछ लगातार शुभ होने की संभावनाएं कम दिखती है। तो यह तो बात कर्म क्षेत्रों के लिए हो गया, और कर्म से ही, कर्म क्षेत्र मतलब दशम भाव, और दशम भाव में ही सूर्य बैठे हुए हैं और सूर्य से ही केंद्र में है, इसलिए कर्म के क्षेत्रों में व्यक्ति को अधिकांशतः समस्याएं आने की, उथल पुथल होने की संभावनाएं बनती है। अब यही बात कर लेते हैं, अगर इन्हीं सूत्रों को अगर किसी दूसरे भाव पर लगाते हैं तो क्या फल मिलने की संभावनाएं बन सकती है, जरा इस पर भी हम लोग गौर करें। तो अब देखा जाए, अगर इसी व्यक्ति के दाम्पत्य जीवन की बात कर ली जाए, कि दाम्पत्य जीवन कैसा हो सकता है, इसके स्वभाव के कारण क्या इनका दाम्पत्य जीवन मधुर रहेगा या नहीं रहेगा। तो अगर हम लोग इस सातवें भाव को ही अगर हम लोग लग्न मान लेते हैं, सातवें भाव को ही अगर लग्न मान लेते हैं, तो क्या होगा? जो हम लोगों ने कल के सूत्र जो लग्नेश पर लगाया था, वही सूत्र सातवें भाव पर हम लोग लगा कर देखें। या सातवें भाव के स्वामी पर ही केवल लगाया जाए, तो सातवें भाव के स्वामी गुरुदेव हैं। सातवें भाव में 9 नंबर की राशि है ना, तो गुरुदेव है ना। जी गुरुदेव। और गुरुदेव किस राशि में बैठे हुए हैं? धनु राशि में, मित्र राशि में। ठीक है, तो देशक्रान कुंडली में यह द्विस्व भाव राशि में है। द्विस्व भाव राशि में है देशक्रान कुंडली के। तो व्यक्ति के यह दाम्पत्य जीवन का जो आधार सप्तमेश है, सातवें भाव का स्वामी है। सातवें भाव के स्वामी, किसी भी भाव के स्वामी भावेश का दायित्व तो क्या होता है? उस भावों के फलों को मैनेज करना, अच्छा करने का प्रयास करना, मैनेजिंग करना। काम कौन करता है? तो बैठा हुआ ग्रह काम करता है। मैनेजिंग कौन करता है? यानी व्यवस्था कौन करता है? देख रेख कौन करता है? रिपेयरिंग कौन करता है? तो भाव का स्वामी करता है। हम लोग ऐसे मान सकते हैं कि यह एक घर है, घर का मालिक 9 है यहाँ पर, तो गुरुदेव घर के मालिक हो गए, जो कहीं अन्य जगह रह रहे हैं। घर में ये राहुदेव बैठे हुए हैं, किराएदार समझ के मान लेते हैं। तो किराएदार ही रह के यहाँ काम करेगा ना। तो किराएदार अच्छा काम कर रहा है कि बुरा काम कर रहा है, किराएदार को गाइडेंस देना गुरुदेव का काम है।
गुरुदेव की दृष्टि पड़ भी रही है। लेकिन यह किस प्रकार से, क्या कहेंगे, स्वभाव इनका गुरुदेव का कैसा है इस कुंडली के लिए, तो गुरुदेव की डिग्री 13 है। 13 डिग्री का मतलब ये हुआ, क्या हुआ, प्रत्येक देशक्रांत के 3 भाग, तो 3 भाग के ये पहले भाग में हैं, तो यह देवगुण से सारोबार हो गए, यानी कि देवत्व वाली बात आ गई। परंतु उग्रता भी है, क्योंकि ये द्विभाव राशि में हैं, दुर्वासा मुनि हैं, ये देवता के साथ में दुर्वासा मुनि, दोनों गुण आ गया कि नहीं आया? आया। तो फिर इनके दाम्पत्य जीवन में अपने जीवन साथी से, यदि यह पुरुष हो या महिला हो, कोई भी हो, सूत्र तो दोनों ही स्त्री पुरुषों पर सामान्य रूप से लगभग लागू होते हैं, एक ही जैसे। ये नहीं बतलाया गया है कि हाँ यह सूत्र पुरुष पर इस प्रकार लागू होगा एवं जातिका पर इस प्रकार से लागू होगा। यह तो जातक शास्त्रों में नहीं बतलाए गए हैं ना, सीधे लिखे गए हैं कि यह सभी सामान्य सूत्र पुरुष या जातिका महिला किसी के भी कुंडली पर सामान्य रूप से लागू होते हैं। तो यह कैसा बर्ताव करेगा अपने जीवन साथी से? धर्म की भी कायदे की बात करेगा, यानी कि लड़ाई झगड़े की बात तो उतना नहीं करेगा, क्रूरतापूर्वक बातें नहीं करेगा, लेकिन उग्रतापूर्वक अच्छा बात भी बोलेगा, लेकिन बड़ा उग्रता से बोलेगा, अच्छा बात बोलेगा, यानी कि यह प्रेम पूर्वक भी बातें बोलेगा, लेकिन बड़ा जल्दी जल्दी बोलेगा, बड़ा जल्दी गुस्से के साथ में बोलेगा। तो इस प्रकार से दाम्पत्य जीवन में समस्याएं उसे आ सकती है। और साथ में यहाँ पर विच्छेदात्मक ग्रह भी है, राहु देव, जो थोड़ा सा विच्छेद उत्पन्न भी करते हैं, और गुरुदेव का स्वभाव भी वैसे ही हो गया। और कुंडली में देखा जाए तो गुरुदेव केंद्राधिपत्य दोष के कारण बलहीन भी हो गए हैं। तो दाम्पत्य जीवन कैसा हो सकता है? दाम्पत्य जीवन कैसा हो सकता है? फिर क्या किए जा सकते हैं? जहाँ पे समस्या आ जाए, उपाय हम लोगों को करना चाहिए, सोचना चाहिए, समझना चाहिए। तो गुरुदेव बैठे कहाँ हैं? अग्नि तत्व राशि में, सूर्य की राशि में है। तो क्रोध कब किया जा सकता है ना, उग्रता। तो जहाँ बैठे हुए हैं, क्या वह भाव उग्र से संबंधित है? जिस राशि में है, क्या वह अग्नि से संबंधित है? अगर इस प्रकार की बातें बनती है, क्या उस जहाँ पे गुरुदेव बैठे हुए हैं उस भाव के स्वामी क्या गुस्सा करने वाले हैं? तो बात तो वहीं आ जाती है ना। तो हम लोगों को थोड़ा सूर्यदेव का अगर हम लोग उपाय करें, तो सूर्यदेव थोड़ा गर्मी भी कम करेंगे, क्योंकि तीसरे भाव की बात आ गई ना। सूर्यदेव के मित्र भी हैं, और व्यक्ति को सुझाव भी दिया जाए कि हाँ ऐसी ऐसी बात है, आप में इस प्रकार से उत्तेजना पाई जाती है, और आपके उत्तेजना के कारण ही आपके जीवन में इस प्रकार के कष्ट हैं। आप अपने पर काबू रखें, आपकी कुंडली ही ऐसी कह रही है। और इस प्रकार के चीज़ों का उपाय अपने आचरणों से ही किया जा सकता है। या सूर्यदेव अग्नि तत्व राशि में बैठे हुए हैं, भले गुरुदेव अग्नि तत्व राशि में बैठे हुए हैं। पांच नंबर की राशि अग्नि तत्व राशि ही होती है ना। जी गुरुदेव। तो यहाँ पर
गुरुदेव में जो केंद्राधिपत्य दोष लगा है, यानी कि बलहीन जो हुए हैं, इसके लिए हम लोग गुरुदेव के मंत्रों के सहारे, अग्नि में गुरुदेव की वस्तुओं का, तो गुरुदेव का समीधा होता है पीपल की लकड़ी। पीपल के लकड़ी से अगर हवन किया जाए तो गुरुदेव प्रसन्न भी होंगे, और गुरुदेव तो उदारवादी ग्रह है भी हैं। हालांकि ये गुरुदेव हैं, परिस्थितियाँ उतनी विकट नहीं होगी, ये शुभग्रह हैं। शुभग्रह लोग अगर कष्ट भी देते हैं तो कम देते हैं। अगर यहीं गुरुदेव के बदले अगर कोई दूसरा ग्रह, अगर कोई पापग्रह रहा होता या मंगल देव रहे होते तो और स्थितियाँ खराब हो सकती थी। उतनी इसमें विषम परिस्थिति नहीं दिख रही है जितनी होनी चाहिए। अगर मंगल देव होते तो ज़्यादा परिस्थिति खराब होती। अब बात स्पष्ट हुआ। अगर यहीं आठवें भाव के स्वामी मंगल देव होते और मंगल देव यहीं 3, 6, 9 एवं 12 इन्हीं किसी राशियों में मंगल देव होते तो कहाँ हो गए? तो दुर्वासा ऋषि वाले में हो गए, तो उग्र हो गए। अगर यहीं मंगल देव पुनः इनकी डिग्री 13 के आसपास में है तब तो अच्छी बात है, तो कुछ अच्छा इसमें नम्रता इनमें हुआ। 16-20 के बीच में है तो थोड़ा अच्छा हुआ, क्योंकि मनुष्य का गुण। अगर वहीं 6:40 से अधिक हो या 6:40 से लेके 10 के बीच की डिग्री हो, या 16:40 से लेके 20 के बीच की डिग्री हो, या 26:40 से लेके 30 के बीच की डिग्री हो मंगल की, तो यहाँ पर मंगल देव 29 डिग्री के हैं। तो ये तो और क्या हो गए। और यहाँ पर देखिए मंगल देव कहाँ पे हैं? तो 6 नंबर की राशि में है, 200 भाव की राशि में है। तो 200 भाव राशि के स्वामी दुर्वासा मुनि हो गए, तो दुर्वासा ऋषि के कारण थोड़ा सा क्रोधी हो ही गए। और दूसरी नंबर वाली बात ये मंगल देव क्या हैं? तो मंगल देव की डिग्री 29 है, तो यह तीसरे नवमांस में चले गए, यानी कि एक देशक्रांत के तीसरे नवमांस में हो गए। तो तीसरा नवमांस तामसिक होता है, तो मंगल देव तो वैसे भी है। तो और इनका जीवन खराब होता या नहीं होता? अगर यहाँ पे 1 और 8 नंबर की राशि होती 7वें भाव में, तो अब आप लोग बोले। अब जो देशक्रांत कुंडली का उपयोग हम लोग शिक्षा पर उपयोग करके देखते हैं, शिक्षा का भी महत्व तो स्वभाव से जुड़ा हुआ है कि नहीं जुड़ा हुआ है? जिसके जिस प्रकार के स्वभाव होते हैं शिक्षा उस प्रकार की होती है। तो अब यहाँ देखा जाए कि आप पंचम भाव के स्वामी, हालांकि पंचम भाव के आधार पर भी देशक्रांत कुंडली हम लोग बना सकते हैं, लेकिन कम से कम भाव में बैठे हुए ग्रह या भाव में के स्वामी को आधार मानकर ही हम लोग देख लें। आप लोग भी इस सूत्रों को अपने अपने कुंडली पर साथ के साथ लगा कर देखते चलिएगा। तो 5वें भाव में 7 नंबर की राशि बनी हुई है। 7 नंबर राशि के स्वामी शुक्रदेव होते हैं, जो देशक्रांत कुंडली में लग्न में ही बैठे हुए हैं और 200 भाव राशि में है। तो बुद्धि कैसा हो गया? क्रोधी बुद्धि हो गया, क्रोध आ जाना एक। दूसरा, शुक्रदेव के अंशों को देखिए, तो 12 अंश है। 12 अंश का मतलब यह हुआ देवगुण, और यहाँ विद्या है। अगर यहीं तीसरे भाव की बात होती तो हम लोग क्रोध मान लेते, लेकिन यह ज्ञान है, तो क्रोध कितना जल्दी आगे जाता है, बहुत जल्दी आगे बढ़ जाता है ना। क्रोध बहुत तेजी से आगे बढ़ता है।
जितना आप उसको आगे करना चाहें क्रोध को, उससे ज़्यादा आगे जाता है। तो यह विद्या भाव का स्वामी है तो व्यक्ति कि यह बुद्धि भाव है, तो इस व्यक्ति का बुद्धि बहुत तेजी से आगे जाएगा। और किस प्रकार का बुद्धि होगा इसे? केवल हम लोग पंचम भाव के स्वामी को आधार मान रहे हैं, जो लग्न कुंडली में यहाँ पर है, नवम भाव में है। अभी हम लोग यह नहीं देख रहे हैं कि नवम भाव के हैं तो कैसे फल देंगे, अभी हम लोग देशक्रांत कुंडली पर आ रहे हैं। तो देशक्रांत कुंडली के हिसाब से या क्रोधी स्वभाव के हो गए, क्रोधी मतलब बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ जाना, तो बुद्धि बड़ा तेज़ी से आगे बढ़ी। किस प्रकार से बढ़ेगा? तो यहाँ पर और डिग्रियों के आधार पर हम लोगों ने देखा तो पाया कि देवगुण, यानी कि अच्छा ज्ञान, देव का मतलब अच्छा ज्ञान, उदारवादी ज्ञान। हम लोग ज्ञान के बात, ज्ञान पर अगर इन सूत्रों को लगाए तो हम यही कहेंगे ना, उदारवादी ज्ञान, सकारात्मक ज्ञान, स्वार्थी ज्ञान नहीं। यानी कि ज्ञान इसका बुद्धि अच्छे से बड़ा तेजी से विकास करेगा। अगर इसी भाव से अगर स्वभाव के बारे में देखा जाए तो क्रोधी स्वभाव होगा, लेकिन नहीं, यह तो बुद्धि भाव के लिए हम लोग कर रहे हैं। इन सूत्रों को आप लोग समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं? जी गुरुदेव, जी गुरुदेव। आप लोग अपने अपने कुंडली पे लगाइए इन सूत्रों को। अगर यही पंचम भाव का स्वामी स्थिर राशि में हो, यानी कि किस राशि में हो, 2 नंबर, 5 नंबर, 8 नंबर या 11 नंबर की राशि में, देशक्रोण कुंडली में जिसका होगा, उसका बुद्धि थोड़ा सा स्लो काम करेगा, यानी कि वह उसका बुद्धि उतना तेज नहीं होगा। एवं पंचम भाव का स्वामी देशक्रोण कुंडली में 1 में हो, 4 में हो, 7 में हो, 10 में हो, कम से कम 2, 5, 8, 11 को छोड़कर जिन राशियों में हो, बुद्धि थोड़ी तेज अवश्य चलेगी, क्योंकि यह चर नवमांश, चर राशि हो गया। और इसके स्वामी नारद जी हैं, जो बड़ा तेजी से चलते हैं, स्वभाव नारद जी का हो गया। और यह जो है अगस्त के द्वारा शासित हो गया, यानी कि स्थिर हो गया। ये समुद्र के जैसा। आप लोग किसी भी 2 व्यक्तियों 3 व्यक्तियों के कुंडली को लगाकर देख सकते हैं कि यदि जो पहचान का कोई व्यक्ति हो और उसका पंचम भाव का स्वामी किस राशि में है और आपके पंचम भाव के किस राशि में है, दोनों को आप लोग तुलना करेंगे तो पाएंगे और महसूस करेंगे कि हाँ, हम लोगों ने जो पढ़ा वह कहाँ तक क्या इसमें सत्यता है। आशा करते हैं कि यह सभी विषय वस्तु आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ में आया होगा।